गुड मॉर्निंग। कल एक एएलपी का नोटिस आ गया था रात को, और तैयार रहना, कभी भी भर्ती आ जाए। हाँ, वो क्वालिफिकेशन को लेके था। क्वालिफिकेशन का लेटर सामान्यतः तभी घूमेगा जब भर्ती आने से पहले घूमेगा, भाई कौन सी क्वालिफिकेशन फाइनल करनी है। क्वालिफिकेशन एस इस प्रकार की अलग अलग चीजें पहले को वो क्लियर करते हैं, उसके बाद नोटिस जारी होता है। तो नोटिस कभी भी जारी हो जाए, आप अपने आप को तैयार रखना। किसी और के भरोसे रहने की आवश्यकता है नहीं। खुद के भरोसे रहोगे नौकरी लग जाएगी। मामला सीधा सा है। तो भर्ती चाहे 10 दिन में आए, चाहे 1.5 महीने में आए, आप लगातार पढ़ते रहना। डाइवर्ट मत होना इधर उधर। आप डाइवर्ट हुए तो दुनिया में कोई और आगे निकल जाएगा। मामला इतना सही है, ये बड़ी रेस है। इस रेस में इतना सही मामला होता है कि आप दौड़ते दौड़ते पीछे देखोगे ना, तब तक दुनिया आगे निकल जाती है। आप पीछे भी तो नहीं देख सकते। जैसे मान लो आपको कोई रेस में भगाए और आप दौड़ते दौड़ते देखे कि पीछे वाला कितना आ रहा, वो क्या मैं पास में था, अब आगे हूं, यही तो कहेगा। तो आप पीछे भी नहीं देख सकते। मतलब कंपटीशन उस लेवल से होता है। आप इसको बड़ा सीरियस रखना। कंपटीशन वास्तव में उसी लेवल से होता है। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो आप अपना टाइम खराब कर देते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है। वो इस लेवल का कंपटीशन होता है। और इस लेवल के कंपटीशन के लिए आपको जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज लगातार रूप से सही रूप से करना, और बाकी सवालों की प्रैक्टिस करनी है। नौकरी आपको प्रैक्टिस दिलाती है सबसे ज़्यादा आसानी से। और प्रैक्टिस आप कंप्लीट नेचर की होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और इसमें जैसे कभी मैं तो बहुत बहुत पक्की होनी चाहिए। बहुत फायदा मिलता है मैथ रीजनिंग पक्की का। इतना फायदा मिलता है कि सीबीटी में इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सीबीटी 1 के समय देखो भाई, अभी आप सीबीटी 1 और 2 दोनों पढ़ रहे हो। जब भर्ती आएगी ना, तब है जो सीबीटी 2 का तो कोई एक आध 1.5 घंटा पढ़ोगे, बाकी सारा सीबीटी 1 पढ़ने लग जाएंगे। सारी दुनिया पढ़ने लग जाती है। 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा उसको पढ़ेंगे, और वो भी वो पढ़ेगा जिसकी पहले से तैयारी है। वो 2 घंटा सीबीटी 2 को लगातार देगा कि ट्रेड को पहले ना एक बार निपटा भी लूं, वर्कशॉप कैलकुलेशन को कर भी लूं, तो 2 घंटा साइड में देगा, बाकी पूरा टाइम सीबीटी 1 में देगा। सीबीटी 1 में बंदे की मैथ रीजनिंग बहुत जबरदस्त है, तो सीबीटी 2 में उसके पास स्कोर करने के पास अथाह है। पूरे ऑप्शन है कि तुम स्कोर कर, कोई रोकने वाला है ही नहीं। क्योंकि उस पर टाइम है, और सब्जेक्ट उस समय कम हो जाते हैं, नॉलेज थोड़ी ठीक हो जाती है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखना, ताकि मोटा लपड़ा ये मान के चलते हो आपका ट्रेड का है नहीं। मैं आपको एक सिंपल वे में मैं बता दूं, ट्रेड में आप कोई फेल नहीं होंगे, ट्रेड में सब पास होंगे। आपको यदि कोई धोखा देगा, तो मैथ रीजनिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग यही कोई आके धोखा देगा। ट्रेड कभी धोखा नहीं देती, ये रियलिटी है। उसमें भी फिर धोखा कम देने वालों में मैथ धोखा कम देता है, रीजनिंग धोखा ज्यादा देता है। ये रियलिटियां हैं, ठीक है ना। रीजनिंग धोखा ज्यादा देती है, मैथ धोखा कम देती है, ट्रेड बिल्कुल धोखा नहीं देती। मैं पिछले 2-3 दिन से रेलवे जीडीसी की क्लास करा रहा हूँ सुबह 7 बजे। आप उस क्लास को उठा कर देखना। मैं हर क्लास में 2 पेपर लेता हूँ लोको पायलट के, फिर उनको मैं करता हूँ मिक्स, फिर मैं उनके सवाल करवा देता हूँ। आप देखना कि आपसे आधे सवाल आसानी से ही हल हो जाएंगे। मैं तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल बताता हूँ। आपसे आधे सवाल आसानी से ही हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये तभी हल हो जाएंगे जब आपका मॉड्यूल फर्स्ट अच्छा है। अब कुछ भी अच्छा नहीं तो क्या ही हल होगा। पहला मामला, मॉड्यूल फर्स्ट अच्छा होना अनिवार्य है। बाकी ट्रेड सब ठीक है, ट्रेड सब हो जाएगी, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तुमने मॉड्यूल 1 ही पास नहीं किया ढंग से, तो वो सारी फॉल्ट आपकी है। मॉड्यूल 1 तो मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 की तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सके। ये यही होती है तैयारी, और तो क्या होती है। मॉड्यूल फर्स्ट तो ऐसा करो। मॉड्यूल थर्ड आप चाहोगे तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनें हैं। मशीन हिसाब से हो सकती है, मशीनें परफेक्ट नहीं होती है। मॉड्यूल फर्स्ट ऐसा है कि जो परफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, जोर देना।
बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं। घर पे सबसे ज़्यादा वक्त जिसकी मैथ अच्छी है वो रीजनिंग पे देना, जिसकी मैथ अच्छी नहीं वो मैथ पे देना, ठीक है। और सभी तरह के सवाल करना। आपके पास लगभग ने मैथ की किताब रेलवे वाली ले ली है आपने। देखो मैं आपको एक रियल रिव्यू मांगता हूँ, आप मुझे बताओ कि जो रेलवे की मैथ की किताब है उसमें कमी क्या है। मैं मतलब रियलिटी बताना, आप जिनको मैथ आती है, जिनको मैथ आती है, क्योंकि मैंने तो पूरे मन से पूरे एकदम तरीके से, आप बताओ उसमें कमी क्या है। आपको एक भी टाइप ऐसा नहीं मिलेगा जो रेलवे में आया हुआ हमने छोड़ दिया हो, एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा। हमने हर तरह के टाइप को कवर करने की पुरजोर कोशिश की कि कोई टाइप पीछे नहीं रह जाए, और सवाल को थोड़ा सा ढंग से पूर्णतः देखा है, तो आपको उसको करोगे तो कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। और आप किसी भी अच्छे बंदा जो मैथ जिसको अच्छी आती है जो पढ़ता है उसको आप दिखा देना, वो देखेगा ना 5-7 पन्ने पलटेगा तो भी कहेगा इसका लेवल है ढंग का, जो आपको जीरो से लेके पूरा तक सीक्वेंस वाइज है। ऐसे नहीं है कि हर कोई इधर से सवाल उधर डाल दिया, पूरा सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक है तभी तो आप पढ़ पाओगे, बिना सिस्टमेटिक तो तुम क्या पढ़ लोगे। किताब तो सिस्टमेटिक पढ़ी जाती है। और वो जीके की किताब तो आज हो गई फाइनल, साइंस की आने वाली थी 13 तारीख को, वो 20 तारीख पर चली गई, थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि उसमें कुछ डुप्लीकेट सवाल ज़्यादा थे तो हटाने थे। साइंस में सवाल डुप्लीकेट ही है भरे पड़े, तो डुप्लीकेट हटाते 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 गए, तो थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल का सॉल्यूशन वगैरह वापस देखा, तो एक बार वापस प्रूफ रीडिंग में वापस चली गई किताब, तो इसलिए वो 20 तारीख को आएगी शायद तक। आज तो जाएगी जीके वाली किताब छपने, गुरुवार या शुक्रवार को चली जाएगी साइंस वाली किताब छपने चली जाएगी, तो अगले बुधवार तक आई जाएगी। और वो भी उसी प्रकार से नेचर वाइज एकदम प्योर किताब है, ठीक है। जीके को लेके अभी कोई खास तनाव लेना नहीं। जीके को शायद तक हमने आपको स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स की बुकलेट नहीं दी, क्या दे दी? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी नहीं दी, हाँ वो मिक्स है, तो वो हम आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर दे देंगे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है ना। तो जीके के बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ और आपकी तैयारी वही करते हो, तो मेरा ये मानना है कि जीके में ज़्यादा रमना नहीं चाहिए, लेकिन जीके को घंटा भर पढ़ लेना चाहिए। जीके को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आप किसी अपने रूममेट से सवाल वापस पूछ सको, और रूममेट को उतना ही पढ़ना चाहिए जो आपसे सवाल पूछ सके, उतना आपको याद रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। रूममेट नहीं है? रूममेट नहीं है तो भाई मैं क्या बताऊं इसमें। बाकी टेक्निकल पढ़ने वाले के साथ जीके का संबंध इतना ही होता है, और वो जीके अच्छा खासा कर लेता है। डेली का 1 घंटे पढ़ो बहुत है, बट सवाल आपस में करो। इससे क्या होता है कि आपने किसी से सवाल पूछा है, अगला बंदा उत्तर दिया कि नहीं दिया, आपने उत्तर बताया ना तो आपको याद हो गया। और यदि आपसे किसी ने सवाल पूछा और आपको उत्तर नहीं आया, आप दिमाग पे जोर लगाओगे नहीं है, फिर वो बताएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। पूछने वाले को भी याद हो रहा है, बताने वाले को भी, मतलब जो आंसर बता रहा है उसको भी याद हो रहा है। तो एक मतलब इतनी देर जी के पढ़ना जितना वापस डिस्कस कर सको, तो वो पक्का 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 हो जाता है। बाकी बहुत ज्यादा जी के इधर है भी नहीं, माथा फोड़ी करने में भी कुछ मिलेगा नहीं, तो उतना माथा फोड़ी करने जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी पता नहीं चले, है कि नहीं। तो इतना पढ़ना जरूरी है, उतना सवाल पूछ सको, और आपको बेसिक जानकारी हिसाब से होना चाहिए। भारत में कोई ऐसा पूछ ले कितने राज्य और वही नहीं बता पाओ तो बात खराब हो गई ना। तो बस ये ठीक ठाक के सवाल आएंगे, लगभग सभी करेंगे, और ज्यादा टफ आएंगे तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। तुम इतना तनाव लेने की आवश्यकता है नहीं, जीके में मैं कंफर्म हूँ। लेकिन मैथ में अच्छे सवाल आएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरे करेंगे, लेकिन जीके में बहुत अच्छे सवाल पूछ लिए तो रेयर टू रेयर करेगा तो करेगा भाई, वो भी नहीं करेगा, मिलेगा भी नहीं आपको, ढूंढे भाई। तो जीके का अलग केस है। तो आप थोड़ा मैथ और रीजनिंग, जिसकी मैथ अच्छी है ना वो रीजनिंग पे फोकस करें। उसकी रीजनिंग अब डवाडोल हो गई है, क्योंकि अब उसके रीजनिंग में आ रहे 25 में से 20 नंबर, आने चाहिए 25 नंबर, तो 5 नंबर की तो कमी चल रही है ना। जिसकी मैथ कमजोर है ना उसके मैथ में आ रहे हैं 15 नंबर, रीजनिंग में आ रहे हैं 20 नंबर वगैरह। रीजनिंग अच्छी है, अच्छी मतलब वो वहीं पे जाके अटकी हुई है, बट पहले मैथ अच्छी होनी चाहिए तो रीजनिंग लगभग तो अच्छी हो जाती है। बट बाकी का जो चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ स्पेशल फोकस करना पड़ता है। एक तो सीरीज में,
एक कोडिंग डिकोडिंग में, और एक है जो आपके कथन निष्कर्ष कथन कारण में, एक है वर्गीकरण में। और आपको मैं बताऊं कि कोई भी एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वर्गीकरण कन्फर्म पूछा जाता है, सादृश्यता कन्फर्म पूछी जाती है, सीरीज कन्फर्म पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग कन्फर्म पूछी जाती है। ये चार पक्के पूछे जाते हैं, और रीजनिंग का मतलब ही यहीं से समझते हैं, इतना है। तो इसमें नंबर कटने के कई जगह गुंजाइशें होती है, तो थोड़ा सा ये देख लेना। हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे पढ़? हेक्साडेसिमल हमने पढ़ लिया वो तो सारा। हाँ, उसमें तो अपना कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब देखो, एक आपको क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा। 375 ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलो। हो गया? क्या आया? आप आगे पढ़ लो ना, क्या पूछा हुआ है? हेक्सा पूछा हुआ है। अरे दादा, हेक्सा पूछा है, मैंने डेसिमल नहीं पूछा है, मैंने बाइनरी नहीं पूछा है, मैंने हेक्सा पूछा है। आ गया उत्तर? क्या आया? अरे हेक्सा में कहां 0 1 0 1 1 0 घूम रहा है तुम्हारा? हाँ 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 हाँ। बताओ, मैं आपको क्यों नहीं पीटूं? मैं हेक्सा पूछ रहा हूं, तुम मुझे बाइनरी बता रहा है। मैं, आप समझ रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं मैं हेक्सा पूछ रहा हूं। मैं हेक्सा में पूछ रहा हूं। 0 0 1 1 वो बाइनरी में है। हाँ ऐसे, ए पर सी एर बीर 8 9 और 7 ऐसा चलना चाहिए, तो पता ही चले कुछ हेक्सा चला। नहीं तो क्या हेक्सा चला भाई? 0 FD जो भी बताए, मतलब हेक्सा का मतलब तो यही है ना। देखो कि 3 का मतलब क्या हुआ भाई? 3 का मतलब है 0 1 1। 7 का मतलब क्या हुआ? 1 1 1। 5 का मतलब क्या हुआ? 1 0 1। बताओ, गड़बड़ तो नहीं लिखा? अब इसको बढ़ाना, ये तो किस में आया भाई? ये तो बाइनरी आया, और मुझे चाहिए क्या? हेक्सा। हेक्सा में जोड़े कितने बढ़ाऊंगा? 4 के। तो ये हो गए 4 का जोड़ा, एक, और एक हो गए ये 4 का जोड़ा। इधर तो जोड़ा मतलब 0 ही है, तो मैं क्या लिखूंगा? 0। और सारे ही 1 1 हो गए, तो क्या लिख दूंगा? F। 1 1 0 1, 8 4 12 और 1 13, क्या होता है? D। D। और ये उत्तर हुआ हेक्सा में। तो मैं ये पूछ रहा था, हैं? अगले एक और सवाल दे देते हैं। B2 है, हेक्सा में, बताओ ऑक्टल में क्या होगा?
262 है। आगे सबके 262 है। देखो कि बी हमारे पास होता है 11, इसका मतलब 1011। 2 होता है हमारे पास 0010। अब जोड़े बनाने 3 3 के, एक 3 का, दूसरा 3 का, तीसरा 3 के लिए 0 जोड़ा। तो ये हमारे पास क्या बना भाई 2, ये बना भाई 6 और ये बना है 2, 262। ठीक है। अब किसी का कोई डाउट है तो किसी प्रकार कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई पढ़ गया है तो पूछ लो, मैं करवा देता हूँ। नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ो। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये घर पे माथाफोड़ी करने पर भी यदि फंस गए तो कौन निकालेगा, इनमें तो कोई निकालने वाला है नहीं। इसलिए कोई डाउट आया तो पूछ लो। आगे इसके बाद में क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैलकुलेशन वाला है कि नहीं है। अब इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ कैलकुलेशन वाला नहीं है, वो फिर थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं। वहाँ तो आप पढ़ लेते हो, थ्योरी पढ़ लेते हो, लाइन लिख लेते हो, याद कर लेते हो। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला भाग रह गया। और ये भाग है ना कंप्यूटर में भी आपका आता है। हाँ तो कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब हम करते हैं बाइनरी का जोड़। बाइनरी का जोड़, बाइनरी एडिशन। बाइनरी का जोड़ क्या है? बाइनरी का जोड़ भाई, तो आप कहेंगे हमारे पास क्वेश्चन ये ऐसा देगा 1011 बाइनरी में प्लस 0110। ये है बाइनरी में, और ये कह रहा है इसको जोड़ना है। इसको जोड़ के बताओ बाइनरी में कितना आएगा। किसका आया भाई? खड़े हो। 17 बाइनरी में है। हाँ हाँ। नहीं वो मुझे आपका, देखो मुझे आपकी नॉलेज पर कोई शक नहीं, मुझे कंफर्म है कि आपका उत्तर सही आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सवाल ध्यान से पढ़ना, कभी भी उत्तर आपका गलत आ ही नहीं सकता। अब मुझे लगता है आप मेरे से पहले पढ़े हुए हो। ये सही बात है क्या? हाँ, ऑनलाइन पढ़ो, कैसे पढ़ो ना, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए बिना कोई उत्तर नहीं देगा। बोले मैं वास्तव में कहता हूँ, सही बात बता रहा हूँ। आईटीआई वाला कोई भी हो, मेरे से पढ़े बिना तो ये उत्तर नहीं बताएगा। यदि कोई उत्तर बता रहा है तो मेरे से पढ़ा हुआ है। देखो कि हमारे पास 101 और 1 है। 0110। सबसे पहले तो मैं जोड़ का तरीका बता रहा हूँ, आपको अजीब से लगेगा बट है यही तरीका। ध्यान से देखना, एक में 0 जोड़ा 1 हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है। एक में 1 जोड़ा कितना हुआ? 2 तो होता ही नहीं बाइनरी में। मामला यहाँ आके रुक जाता ना कि एक में 1 जोड़ा 2, 2 तो कहां से आएगा? 2 तो बाइनरी में है ही नहीं। बाइनरी में तो 0 और 1 ही होता है। तो आप कहेंगे एक में 1 जोड़ा तो होता तो 2 है, 2 तो बाइनरी में है नहीं, तो क्या आ गया? 0। और आंसर लग गई 1।
हासिल लगी एक। जोड़ में तो हासिल ही लगती है, ऐसे क्या बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूं। अच्छा आप बताओ, 17 में जोड़ा आपने 3, 7 और 3 क्या होता है? डेसिमल सिस्टम में सीधा 10 नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो होती क्या, 0 से लेके 9 तक मैंने लिखा है। तो देखो कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखना पड़ा। क्या लिखा आपने? 0। हासिल लगाई एक, और एक कितने हुए? ऐसे हुए 20। ये डेसिमल प्रणाली है। मैंने आपको कल भी कहा था, अपन मैथ पढ़ते हैं कौन सी प्रणाली पढ़ते हैं? डेसिमल में। और यहाँ हमारे पास कौन सी प्रणाली? बाइनरी। बाइनरी में तो बेस ही कितना आता है? 2। तो एक और एक जोड़ा तो कितना हुआ? 2। 2 तो होता ही नहीं, क्या आ गया? 0। हासिल लगी एक। एक और एक वापस क्या हो गया? 2। तो क्या बन गया? 0। हासिल लगी एक। एक और एक हासिल लगी, और ये रहा एक। तो उत्तर क्या आया? 10001। ठीक है। बट आप क्या है कि इसमें आगे जाके होंगे कंफ्यूज, इसलिए जोड़ का तरीका, ओरिजिनल तरीका तो ये है भाई, हाथ से लगने वाला तरीका। अब मैं आपको सीधा लॉजिक बताऊं, उसी से आपको जोड़ना फायदा रहेगा। 1011, आगे क्या है अभी? 0110, यही है ना? आप देखो कि 1248 डेसिमल प्रणाली तो यही कहती है। बताओ 8 2 10 और 1 कितना है? 11। बताओ ऊपर वाला 11 है कि नहीं है? ये 4 और 2 कितना हो गए? 6। 11 और 6 जोड़ा तो कितना हुआ? 17। अब 17 को वापस किस में बदल दो? बाइनरी में। बाइनरी में बदलोगे तो 17 को बदलोगे तो 8 का आगे क्या करना पड़ेगा? 16। तो पहला तो ऑन क्या करूंगा? 16 को 8 4 2 ऑफ करूंगा, और 1 17 हो गया 17। अब मैंने बिना जोड़े मैंने कन्वर्जन के तरीके से किया है, और यही आपका काम आएगा। वापस मैं अगला सवाल बताऊंगा। बताऊंगा नहीं, वो कोई मना थोड़ी ना, लेकिन बताऊंगा अगला सवाल ही। इसमें मैंने क्या किया? बाइनरी मैंने पढ़ाई है, बाइनरी को मैंने डेसिमल सिखाया है, और डेसिमल को बाइनरी सिखाया है, और एक ही लॉजिक से सिखाया है। और मैंने कहा ये पूरे चैप्टर में काम आएगी लास्ट तक, तो आएगी, फिर आएगी काम तो। तुम इतने लेट कैसे आते हो? क्या कारण क्या? गजब 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 हो। कि लेट कैसे? एक लेट सोया था, तो मेरे उससे कोई लेन देन थोड़ी था। टाइम पे सोता था, तुझे पता तो था कोचिंग आना है, तो लेट क्यों सोया तू? टाइम पे सोया करो, टाइम पे आया करो। लिख लिया? एक सवाल और देता हूं, उसको करना, पता चल जाएगा आपको जोड़ आती है। देखो, 1101 प्लस 1001 प्लस 0101, इसको जोड़ो।
हो गया भाई? 11 0 11। 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1। इनको है आपको जोड़ना, इनको जोड़ना ना भाई। तो इनको जोड़ने की हमारे पास दो विधियां हैं, दोनों से जोड़ेंगे। पहला तो मैं लॉजिकली बताऊंगा जोड़ होती क्या है। तो देखो कि एक में एक जोड़ा, क्या बना? 0। आज से लगी 1, पीछे क्या बचा? केवल 1 ही बचा ना भाई। ठीक है। अब देखो यहां पर केवल और केवल क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1 क्या हो गया भाई? 0। आंसर लग गई 1। ठीक है। ये 1 और ये 1 क्या हो गया भाई? 0। आंसर लगी 1। और ये 1 का 1 और ये 1 का 1। ये आ गया उत्तर 11 0 11। मैंने जोड़ने के तरीके से जोड़ा है। और ये कब जोड़ होती है? जब बेस क्या होता है? बाइनरी। यदि इस प्रकार जोड़े तो आप अपने घर वालों के सामने नहीं जोड़े, आपको कोचिंग छुड़वा देंगे। क्या जोड़ा? 1 और 1 0 हुआ है, पढ़ लिया। 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16, जो भी है। अब सीधा तरीका, 8 4 12 और 1 कितना हुआ? 13। 8 और 1 कितना हुआ? 9। और ये कितना हो गया? 5। 9 27 हो गया ये। अब आपको किसको ऑन करना है? 27 को। 27 को ऑन करना है। पहला 16 और 8 कितना हो गया? 24। 24 4 तो 28 हो जाएंगे। 24 25 26 और 27, ये हो गए उत्तर। तो मैंने बिना जोड़े कन्वर्जन की मेथड से इसमें कर दिया और जोड़ने के मेथड से इसमें कर दिया। लिख लो भाई, जल्दी करो। बाइनरी जोड़ के बाद आएगा बाइनरी घटाओ। हो गया भाई? चलो, अब है हमारे पास बाइनरी घटाओ। हम क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे बाइनरी घटाव के बारे में। ठीक है। बाइनरी घटाव के बारे में देखते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या था? 1011 में, ये ना, बाइनरी घटाव का मतलब माइनस करना है। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। 1011 बाइनरी में माइनस 0110, इसको हल करो। तो पहले तो देखो, सीधा लॉजिक तो लगाओ मत एक बार।
एक बार हम घटाव का तरीका देख लेते हैं, मतलब अंदर हमें पता होना चाहिए, हम करेंगे तो उस दूसरे मेथड से ही, वो तो हमें कंफर्म है, लेकिन एक बार लॉजिक पता होना चाहिए होता क्या है एक्चुअल में। घटाने का मतलब तो माइनस ही होगा। तो 1 0 1 1 माइनस क्या होगा भाई, 0 1 1 0। ठीक, एक में से 0 गया, क्या बचा भाई, 1। कोई कंफ्यूजन है? एक में से 1 गया, क्या है? आप बताओ। 0 में से 1 गया, 0 में से 1 गया, क्या बचा? ऐसा है कि यहां से अपन लेते हैं उधार, उधार लेते हैं तो 1 से उधार लेते हैं, आता कितना, 2, क्योंकि बेस कितना है, 2। बेस 2 है तो आएगा कितना, 2। और 2 में से 1 घटाए कितना आया, 1। अब यहां से तो उधार ले लिया, ये तो चला गया, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। अरे आप जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका भूल गए। आपको सिंपल है, सवाल में देता हूं, आप बताओ 43 में से 7 घटाओ, तो आप कहेंगे 3 में से 7 जाएगा क्या, नहीं। तो आप यहां से 1 उधार लेंगे कि नहीं लेंगे, लिया तो यहां से तो 1 लिया, लेकिन यहां आया तो क्या बन गया, 10, क्योंकि डेसिमल सिस्टम है। यहां से तो 1 लिया और यहां बन क्या गया, 10। और 10 नहीं बनता तो 3 1 क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए ना। जबकि यहां से तो 1 लिया और यहां आया तो कितना बन गया, 10। 10 और 3 कितना हो गया, 13। 13 में से 7 गए, क्या हुआ, 6। और यहां से 1 था वो कम हो गया, तो पीछे क्या बचा, 3। अब आपको ये गणित वाली, यहां पर भी यही कह रहा है कि 0 में से 1 जा नहीं रहा, तो हम यहां से क्या लेंगे, उधार। अब इस 1 से उधार लेंगे तो आएगा सीधा कितना, 2, क्योंकि बेस क्या है, बाइनरी 2 है। उसमें 10 क्यों आया, क्योंकि बेस क्या होता है, 10। तो आया 2, 2 में से गया, क्या हुआ, 1। और हम उसी मेथड से करेंगे, पता है मुझे। हाँ, 1 0 1 1, लेकिन लॉजिक तो बताना पड़ता है ना भाई। -0 1 1 0। अब बताओ भाई, 8 4 2 1, 8 2 10 और 1 11। 11 में से गया 6, क्या बच गया, 5। 5 क्या होता है, 4 और 1 5, बाकी कर दो 0, बात खत्म। ये सही है ना? तो आपको क्या पता, मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, मुझे दिखाना था ताकि तुम्हें ये लगे कि ये सही है। ये मेथड तो मेरा ही मेथड है, जो मैं शुरू से लेकर आया हूं अभी तक। तो मैंने आपको मेरे मेथड के बारे में तो कंफर्म कहा है कि जो मैं मेथड करा रहा हूँ वो लॉजिक लास्ट तक लगेगा, कहीं बीच में रुकावट नहीं आएगी। क्लियर?
कोई तनाव नहीं, ठीक है। अगला हमारे पास घटाव का कोई भी सवाल दे दो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। 1 1 0 0 1 माइनस 0 1 1 0 1। अब बताइए इसका मान क्या होगा। आप अपने तरीके से ज्ञात करो, कोई दिक्कत है नहीं, बट ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है भाई। 1 1 0 0 1 और ये है 0 1 1 0 1। इसमें क्या करना, माइनस। सीधा तरीका था 1 2 4 8 16, ये हो गया 25। 25 में से गया 13, तो बचा क्या 12। 12 का मतलब होता है 8 और 4, 8 और 4 क्या हो गया 12। हो गया उत्तर बस। तो बाइनरी के जोड़ और बाइनरी के घटाव में भी कोई दिक्कत है नहीं। अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम यानी व्युत्क्रम प्रणाली। लिख लिया। बाइनरी का गुणा और बाइनरी के भाग में कुछ नहीं है, वो वैसे गुणा और भाग है। जैसे गुणा में तो गुणा की तरह ही गुणा होगा, ऑटोमेटिक जोड़ना मैंने बता दिया। और भाग में ऐसा भाग देने से आपको दिक्कत आएगी, आप सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करके ही भाग दें, वैसे और कोई भाग मत दें। डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो भाग दे दोगे ना। 24 में 3 का भाग दिया, 8 बार गया, तो सीधा 8 का उत्तर लिख लेना, वैसे ही करना। वैसे पूछा हुआ कभी नहीं है, पूछ ले तो जोड़ बाकी पूछी हुई है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ये होता है जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम प्रणाली। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ये होता है जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम प्रणाली। क्लियर। व्युत्क्रम प्रणाली। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है जिसे हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम प्रणाली उल्टा। अब देखो ये किसके लिए होता है, ध्यान से देखो कि एक हमारे पास जो बेस होता है ना, बेस, बेस का हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं, आधार। बेस का दूसरा नाम क्या लिखते हैं, आधार। और आधार को क्या कहते हैं भाई, रेडिक्स। आधार को एक और नाम क्या कहते हैं, रेडिक्स। बेस का हो, आधार का हो या रेडिक्स का हो। तो हमारे पास बाइनरी के रेडिक्स कितना है, 2। ऑक्टल का रेडिक्स कितना है, 8। डेसिमल का रेडिक्स 10 और हेक्साडेसिमल का रेडिक्स 16। ठीक है। अब मुझे इसका व्युत्क्रम प्रणाली लेनी होती है ना, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। एक तो आर्स, एक आर माइनस वंस। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम दो ही प्रकार होता है, एक आर्स एंड आर माइनस वंस। जहां पर बताइए आर क्या है, आर होता है आधार। आधार ही होता है ना भाई,
रेडिक्स। अब बताओ कि बात यदि मैं बाइनरी की करूं, बाइनरी के अंदर हमारे पास कौन से व्युत्क्रम प्रणाली लागू होगी भाई बाइनरी में? तो बाइनरी में हमारे पास एक तो होगा आर टूज, एक आर माइनस वन, दो में से एक घटाए कितना आया वंस, टूस एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। टू मतलब आर, अभी होगा क्या वो तो समझाऊंगा ना, प्रणाली दो ही लागू हो सकती ना। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम दो ही प्रकार से किया जाता है, एक आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक आर माइनस वन, एक आर का और एक आर माइनस वन का। ठीक है, बाइनरी में आर का मान कितना है दो, तो एक दो का होगा और एक दो में से एक घटाओ क्या होगा एक का, तो एक होगा टूज कॉम्प्लीमेंट्री, एक होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। अब टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, ये बहुत आसान होता है। क्वेश्चन है आपको दिया हुआ 1 0 1 1 0 1 1, ये कोई भी आपको सवाल है बाइनरी में, आपको सवाल में सबसे पहले कहा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? वंस। तो अब देखो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है बहुत ही आसान, वन की जगह जीरो कर दो और जीरो की जगह हो गया खत्म। तो वन की जगह क्या हो गया जीरो, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन। ठीक है, तो बताओ क्या जोर है यहाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए हुआ क्या था। ये कौन सा, जब वन की जगह जीरो और जीरो की जगह वन किया तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक जोड़ देते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ देते हो, तो आपका कॉम्प्लीमेंट कौन सा बनेगा, टूज। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, जब वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ दोगे। जीरो में एक जोड़ा क्या है भाई एक, जीरो एक, जीरो जीरो एक जीरो, ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। टफ है कि आसान है? आसान है। हो गया, खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया भाई, बता दिया सारा। लिख लिया भाई। तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। एक और हेडिंग है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये वापस बताऊं? नहीं बताने?
अरे तो नहीं बताने वाले कौन है, तो मैं बताऊं किसको? वापस समझो एक बार। और वो हाँ वाला है कौन है? दिख कितने, एक ओ, पहले सीधा बैठ। हाँ, ये दूसरा, और कोई? और तो कोई नहीं, दो जो नहीं है। इतनी सारी हाँ आई कहाँ से? देखो कि हमारे पास हमने देखा था डिजिटल सिस्टम पढ़ते समय कि बेस टोटल 4 प्रकार का हम काम लेते हैं। एक होता है बेस 2, एक बेस 8, एक बेस 10 और एक बेस 16। और उसी के आधार पर हमारे पास बेस है। तो बेस 2 में हमारे पास क्या लिखेंगे, 2। 8 में क्या लिखेंगे, 8। डेसिमल में लिखेंगे 10 और हेक्सा में 16। और बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में एक इसका और नाम होता है रेडिक्स। रेडिक्स से आर शब्द लिया। कोई भी प्रणाली हो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या बनेगा, यानी व्युत्क्रम सिस्टम क्या बनेगा, एक तो बनेगा आर, एक है R-1। जैसे मेरे पास तो बाइनरी है, बाइनरी में आर का मान कितना होता है, 2। बाइनरी में रेडिक्स का मान कितना होता है, 2। तो एक तो बनेगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री, एक बनेगा 1। जब कोई भी पर्सन आपको दिया जाए तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट पूछे तो उसको क्या कर दो, उल्टा। 0 की जगह क्या लिख दो, 1। और 1 की जगह क्या लिख दो, 0। कौन सा बन गया, वंस। और टूज कॉम्प्लीमेंट कोई पूछ ले तो वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 2। वंस में एक जोड़ दो क्या बन जाएगा, 2। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? पक्का? मैं कोई सवाल दूंगा, कर लेगा? आगे तो एक जोड़ना मैंने सिखा रखा ना आपको, कोई जरूरी है? मैंने आपको ये थोड़ी कहा लास्ट में क्या है, मैंने कहा लास्ट में एक जोड़ना है। टूज करना तो क्या जोड़ोगे? वो तो अब आपको अब आता नहीं आता, मैं क्या करूं, जोड़ मत है। जोड़ ही नहीं हिल गई आपकी तो मेरे तो क्या करेंगे भाई। मतलब कोई क्या पढ़ाएगा, जोड़ तो मैं पढ़ा गया हूं। 1 0 1 1 0, ठीक, इतना ही बहुत है। इसका निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट, इसी का निकालो टूज कॉम्प्लीमेंट, सभी निकालो भाई जल्दी से। जीरो वन जीरो वन। देखो कि हमारे पास जैसे आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 0 1 0 0 1, कोई कंफ्यूजन है क्या? और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे भाई, एक जोड़ोगे। एक रे कितना हो गया, 0। हाथ से लगी 1 0 1 0। इधर आगे 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 आगे। और से काम चलेगा नहीं, इसको सारे मिलके पीटो, यहीं रुक जाए। शर्म वरम आती है? एक चुप हो जाओ, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा एक तो आओ, हाँ क्या करो, बस बस ही चाहते हो क्या? तो दादा आया मत करो, आओ जन एक एक घंटो लेट आयर करो कहीं हटे हैं। 9 बजे तक बस नहीं आती पहले कोई, बस ही से। अब 2 कर 3 कर, 9 बजे आए हुआ कोई न्याल तो होता नहीं ज्यादा। ये तुझे भी पता है, क्यों ठंड मरे? नहीं मरे हो तो भाई टाइम पे हो ना।
तू रेगुलर लेट आ रहा, तुझे पता है कि नहीं है? और ये बैग से कोटली नाम हटाए क्यों? हद करता है। तूने दो दो के रगड़ रगड़ के तो नाम हटाया। इतने मेरे क्या है भाई? लिख लिया। अगली हेडिंग डालो। आवाज नहीं भाई, अब आवाज नहीं। अब मैं जितना भी, आपको पता है कि आज मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं उसमें ज्यादातर वही पढ़ा रहा हूं जिसमें किसी के कोई नाम ही नहीं सुने हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको आराम से ये चीजें समझा दूं, और आपको जो समझ में आएगी तो यही आएगी और आ भी नहीं सकती है, ये मैं और चैलेंज कर देता हूं। रिप्रेजेंटेशन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इससे कहते हैं हिंदी में चिन्ह परिमाण निरूपण। क्या कहते हैं? चिन्ह परिमाण निरूपण। साइन का मतलब है चिन्ह, परिमाण निरूपण। ठीक है। अब ये ऐसा है कि जैसे मान लो कोई भी आपको बाइनरी संख्या लिखी जाए, B4, B3, B2, B1, B0, ऐसे बाइनरी संख्या लिखने मतलब बाइनरी कोई संख्या है जिसका 5 डिजिट के अंदर लिखी हुई है, मतलब तो इतना ही है ना। इनमें से जो सबसे लेफ्ट साइड में आई हुई है, यानी MSB की जगह जो दिख रही है, ये हमारे पास बताता है चिन्ह के बारे में। किसके बारे में बताएगा? चिन्ह के बारे में। और ये जो बाकी का सारा मान है वो किसके बारे में बताएगा? परिमाण। ये बताएगा परिमाण के बारे में। तो एक ये तो बताया चिन्ह के बारे में और ये बताया परिमाण का। आप कहोगे खास पल्ले नहीं पड़ा, अब मुझे पता, अभी ध्यान से देख लेना। चिन्ह में यदि हमारे पास 0 आएगा तो धनात्मक चिन्ह है। चिन्ह कौन सा है? धनात्मक। और 1 आएगा तो हमारे पास चिन्ह कौन सा है? ऋणात्मक। 0 आएगा तो क्या चिन्ह है? धनात्मक। और 1 आएगा तो कौन सा चिन्ह है? ऋणात्मक। ठीक है। और ये बाकी का सारा परिमाण है। कैसे? एग्जाम्पल के बिना समझेंगे नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, प्लस का आपको 20 लिखना है। क्या लिखना? प्लस का 20। पहली बात, प्लस है तो क्या आएगा? 0। प्लस है तो क्या आ गया भाई? 0। ये तो चिन्ह है ना। अब 20 लिखना है तो 16, 8, 4, 2, 1 हो गया 20। तो ये तो बाकी का तो मेरे पास क्या है? परिमाण। और आगे वाला क्या आ गया? चिन्ह। और यदि मुझे कहे कि माइनस का 20 लिखना है तो मैं कहूंगा कि आगे आएगा 1। अब आगे 1 आने का मतलब चिन्ह क्या हो गया? माइनस। और आगे क्या बचा भाई? 1 0 1 0 0। ये हो गया माइनस का 20। तो एक आ गया प्लस का 20, एक आ गया हमारे पास माइनस का 20। इसी हिसाब से मैं आपको ये कहता हूं कि आप भाई प्लस का 9 लिखो और एक लिखो माइनस का 9। प्लस का 9 लिखोगे तो पहले क्या आएगा? 0, 8, 4, 2, 1, यही होगा। और माइनस का 9 लिखोगे तो क्या आएगा? 1 1 0 0 1। बताओ
कि आगे वाला जो भाग है वो तो हमारे पास चिन्ह का है कि नहीं है, और बाकी का सारा क्या है, परिमाण है। 9 है कि 20 है, वो यही बता रहा है। तो मैंने कहा बाइनरी में जितना भी नंबर लिखा है सबसे एमएसबी की तरफ जो लिखा है वो क्या बताएगा, चिन्ह, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और बाकी की सारी क्या बताएगा, परिमाण। और ये जब आपको परीक्षा में सवाल पूछे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में +20 बताओ, तभी बताना है, तब तक इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में -20 कैसे लिखते हैं, -18 कैसे लिखते हैं, -13 कैसे लिखते हैं। तो माइनस का मतलब है पहले आ जाएगा 1, फिर लिख दो 13, और +13 कैसे लिखोगे, पहले लिख दो 0, फिर लिख दो 13। हो गया खत्म, करो नोट। और खड़ा हो जा जो लास्ट में आया अभी, आपके बाद में एक और आया है। हाँ, तो शर्म वरम है, 1 मिनट, क्या हुआ? क्या कह रहे हो? हाँ सर, क्यों क्यों लेट आया? उठ नहीं पाया, मैं अलार्म लगाऊं तेरे? हैं? मोबाइल में अलार्म है? फिर बिना नहाए आया, इतनी देर लेट है तो ही, हैं? आना तो भी है, आगे तो हो गया। आया करो, टाइम पे आया करो, लेट आने में कुछ मिलता नहीं है, मतलब नहीं है। एक लड़का कह रहा है मैं भी 6 बजे से ही हूँ, 6 बजे बस आती है। लो फ्लोर आती है ना, ध्यान से देख लेना। आगे वाली से आप करो, इंतजाम करो, साइकिल लेके आओ आगे वाली तक। अब कैसे आओ भाई, कैसे आना पड़ेगा ना। कोटलिया की बस कहाँ लगाए हुए? हाँ, हम ट्रेन लगाएंगे सबके। हो गया। अब हम करते हैं अन्य प्रकार के कोड पढ़ते हैं, और ध्यान से देखना भाई, सारे ही कोड एडवांस टेक्नोलॉजी के कोड हैं। आपको ध्यान से एक एक कोड के बारे में समझना है। तो हेडिंग डालो अन्य प्रकार के कोड। ठीक है, अन्य प्रकार के कोड कौन से हैं? जिनमें पहला है बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड।
सबसे पहला है, इसके अंदर मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ध्यान से देख लेना। यह 4 बिट कोड होते हैं। इसे 0 से 9 तक लिखा जाता है। ये हमारे पास 4 बिट कोड होते हैं जो 0 से 9 तक लिखा जाता है। अन्य नाम इसका 8421 कोड भी है। अन्य नाम इसका 8421 कोड। और ये एक प्रकार का जो 8421 वैल्यू फिक्स हो जाती है ना, वो कोड हमारे पास भारित कोड कहलाते हैं। भारित कोड कहलाते हैं। तो ये भारित कोड इन्वर्टेड कोड है। अब इसमें आपको मैंने इतनी लाइन लिखी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अब जो मैं समझा रहा हूं उससे ये सारी चीजें पल्ले पड़ेगी, इसलिए ध्यान से देख लेना। कि जैसे मान लो आपको एक संख्या लिखी हुई है 39 और 39 है डेसिमल में, ठीक है। इसको एक कहते हैं बीसीडी में लिखो और एक कहते हैं बाइनरी में लिखो। तो 39 को बाइनरी में लिखना तो मैंने आपको सिखा रखा है, 32 16 8 4 2 1। ये देख लो, हो गया ना भाई। 32 4 36 38 39, सही है। वो तो गणित पढ़ते थे, वो साथ साथ वैल्यू लिखते जाओ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिखा रखा बाइनरी में। तो लेकिन मुझे बाइनरी थोड़ी लिखनी है, मुझे तो बीसीडी लिखनी है। तो बीसीडी तो 39 का एक साथ लिखेगा क्या ना। इसने कहा मैं तो 0 से 9 तक ही लिखूंगा। कहां से कहां तक लिखेगा? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक लिखेगा मतलब हो गया 3 का अलग लिखेगा और 9 का, 3 का अलग लिखेगा 9 का अलग लिखेगा। 0 से 9 तक का मतलब आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैंने कहा ये कितने बिट का कोड है? तो 4 बिट का कोड है, तो हर एक अंक को मुझे 4 बिट में लिखना पड़ेगा। और कौन से मेथड से लिखना पड़ेगा? 8 4 2 1। तो बताओ 3 को क्या लिखूंगा? 0 0 1 1। ये 8 4 2 1 मेथड से है कि नहीं है? 9 को क्या लिखूंगा? 1 0 0 1। ये जो कोड आया ये हमारे पास हो गया बीसीडी। ये कोड क्या है? 39 का बीसीडी कोड है। बताओ ये लाइन का अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? बस ये लाइन का अर्थ है। एक आपको खुद को दे देता हूं सवाल कि कुछ तो तुम ही करो। 47 का करो भाई। तो
हो गया भाई? ओके। 47 का देखो कि आप बाइनरी में लिखोगे तो ये आएगा आपके पास 32 32 16 8 4 2 और 1, यही आया। यही तो आया होगा बाइनरी में, तो यही आता है। अब बात है बीसीडी में लिखना। बीसीडी में 4 का आएगा 0 1 0 0, 7 का आएगा 0 1 1 1। ये हमारे पास किस्म हो गया, सरल ही है, कोई टप तो है नहीं, पता होना जरूरी है। आगे समझ में? दूसरा कोड है हमारे पास ग्रे कोड। ध्यान से रखना इसको। अन्य नाम तो होता है इसका मिनिमम एरर कोड। यहां इसको हम कहते हैं सिंगल बिट चेंज कोड। ये होता है हमारे पास मिनिमम एरर कोड या सिंगल बिट चेंज कोड। तो मिनिमम एरर कोड या सिंगल बिट चेंज कोड है, ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? तो ये हमारे पास ग्रे कोड कहलाता है। ग्रे कोड को सरल करें उससे पहले चीजें देखना जरूरी है। 0 XOR 0, ये XOR का चिन्ह होता है। 0 XOR 0 हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। 0 XOR 1 होता है तो वो आ जाता है 1। 1 XOR 0 है वो भी आ जाता है 1। और 1 XOR 1 होगा, ये आएगा 0। ये कहता है कि जब समान इनपुट आ गया, 0 0 आ गए दोनों, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और 1 1 आ गए तो भी क्या आएगा? 0। समान इनपुट आ गए तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और अलग अलग इनपुट आएगा तो आउटपुट 1 आएगा। ये वैसे ही काम करता है जैसा कि सीडीओ वाला स्विच करता है। जीने की वायरिंग में 2 वे स्विच कैसे करता है? दोनों ऑफ तो बल्ब ऑफ, दोनों ऑन तो भी बल्ब ऑफ, एक ऑन और एक ऑफ तो बल्ब ऑन। तो वो वही है। 2 वे स्विच ऐसे ही काम करता है ना। दोनों नीचे है तो बंद, दोनों ऊपर है तो बंद, एक नीचे एक ऊपर तो क्या हुआ? अगला हमारे पास है इसमें हमें ग्रे टू बाइनरी बदलना है और बाइनरी टू ग्रे बदलना। तो हमारे पास 0 0 1 0 का इनका आपको ध्यान रखना है कि भाई बाइनरी टू ग्रे क्या होगा और ग्रे टू बाइनरी क्या होगा। सबसे पहले मैं बाइनरी टू ग्रे करा दूं। चलो इधर ले देता। बाइनरी टू ग्रे कि आपको ऐसे दे दिया 1 1 0 1, ये इन्होंने कहा है बाइनरी में है, इसको बदलो किस में भाई? ग्रे में। तो ये कहेगा सिंपल नेचर का काम है, 1 1
0 और 1, इसको बदलना ना। तो ये कहेगा पहला 1 है तो वो तो 1 की जगह क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। दूसरा 1 XOR 1 क्या आएगा, 1 XOR 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। 1 XOR 0 क्या हो जाएगा, 1। और 0 XOR 1 क्या आ जाएगा, 1। और हमारे पास ये ग्रे टू बाइनरी है, तो यदि मान लो ये हमारे पास आंसर किस में हो गया, ग्रे में हो गया। अब देखो सवाल, यदि यहां पर हमें ऐसा पूछा जाए कि 1011 दे दिया जाए और वो कहता है ये ग्रे का है, इसको किस में बदलो, बाइनरी। तो 1011 ये दिया, तो पहला तो हमारे पास 1 आएगा एज इट इज, पहला तो हमारे पास क्या जाएगा, सीधे सीधा जाएगा। अब देखो 1 का 0 के साथ एक्सोर करना, ऐसे करना एक्सोर, 1 का 0 के साथ करोगे तो क्या जाएगा, 1। 1 का 1 के साथ करना है 0, 0 का 1 के साथ करना है 1, और ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो देख लो 1101 था, इसको बदला तो हमारे पास क्या है 1011, और 1011 को बदला तो क्या गया 1101। तो ये बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। डिप्लोमा वालों के तो था, नहीं था सिलेबस में, डिप्लोमा में था, पढ़ा आगे नहीं पढ़ा आपकी मर्जी, था कंफर्म। हो गए भाई, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, ओके। अगला मामला है हमारे पास, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं,
आवाज नहीं भाई। अल्फा न्यूमेरिक कोड हमारे पास टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है ASCII। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारे पास कौन सा कोड है भाई? आस्की। ठीक है। ये हमारे पास 7 बिट कोड होते हैं। कितने बिट कोड होते हैं? 7 बिट। और इसमें देखो कि कैपिटल जो ए होता है ना, इसको 065 लिखा जाता है, और इसको आप कोड में कन्वर्ट करोगे तो 0 64 32 16 8 4 2 1। देख लो, यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 बिट हुए। हुए कि नहीं हुए? और इसी प्रकार आप बी को 66, सी को ऐसे लिखोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, तो जेड आएगा तो कितना लिखोगे भाई? 90। और 90 लिखोगे तो देखो ये होता है हमारे पास 64 16 कितना हो गए भाई? 80। 80 8 88। 88 2 90। ये हो गया आपका 90। और आपको लगेगा ये टिपिकल है, ये कोई परीक्षा में पूछता नहीं है, लेकिन हरियाणा लाइनमैन वालों ने पूछा है सवाल, और किसी ने नहीं पूछा है। इसलिए मैं एग्जाम का नाम बता दूं जो पढ़ाया है, तो किसी ने पूछा है तो हरियाणा लाइनमैन ने पूछा है। फिर हरियाणा लाइनमैन में ये आप पढ़ के गए अगली बार परीक्षा देने, उसने कहा तू छोटा ए का बता, बड़ा ए का तो तू पढ़ के आया है। तो उन्होंने छोटा ए का पूछा। छोटा ए का होता है 97, 097। और ये होता है देखो 64 64 32 16 8 4 2 1। इस प्रकार होता है। ये कोडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे बटन कैपिटल ए दबाया ना, कंप्यूटर को ये कोड पता चला कि इसका मतलब आपने ये टाइप किया है, तो कंप्यूटर सीधा इसका मतलब आपके असेंबली को मशीन में कन्वर्ट किया, फिर मशीन में प्रोसेस हुआ, फिर वापस डिस्प्ले हुआ, तो कौन सा हो गया? असेंबली। तो ये मशीन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए मशीन को कोड पता चलता है। मशीन को मैंने कहा ना, एबीसीडी कोई जानता ही नहीं क्या होती है एबीसीडी, उसको पता चलता है कोड। वो कोड के हिसाब से काम करता है। कोड होता है। इसलिए आप जब कोई हिंदी को टाइप करते हैं ना कंप्यूटर में, तो उसको नाम देता है यूनिकोड। आप कंप्यूटर में जब टाइप करोगे ना, तो वो नाम आएगा, ये यूनिकोड है। यूनिकोड मतलब हिंदी में तो कुछ होता नहीं है, बट कोडिंग भाषा है ये। इसी प्रकार दो और हमारे पास है। एक है BCDIC कोड। BCDIC, ये इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और एक होती है हमारे पास, वो है EBCDIC। EBC एक्सटेंडेड होता है
आगे नाम आपके एक्सटेंडेड लग जाएगा, बाकी वही BCDIC का जो फॉर्मूला होता है, मतलब फुल फॉर्म होती है, वही इसकी होगी। ये लो। और ये दोनों ही कोड 8 बिट कोड होते हैं भाई। डिजिटल का एक डिजिटल का एक सेक्शन पूरा हुआ है। अगला सेक्शन जिसके बारे में आप जानते हैं, लॉजिक गेट वाला सेक्शन है, वो अब शुरू होगा। लेकिन लॉजिक गेट शुरू होने से पहले उसकी एक और कहानी चलेगी, जिसे हम कहते हैं बुलन एलजेब्रा, और उसके परीक्षा में सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। हो गए भाई? वो कह रहा है BD पूछा तो उत्तर बताओ। ए का 65 है तो बी का 66 है, सी का 67 है, डी का 68 है, तो ए 97 है, तो बी क्या आएगा? 98। इसी प्रकार चलते 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 छोटे जेड पे जाओगे तो क्या आएगा? 122। आपकी गणित गणित ठीक है, रीजनिंग ही ठीक है, तो यही आएगा। कईयों को ये लगता है कि सर 65 में 25 क्यों जोड़ा, 26 जोड़ना चाहिए था। ए पहला है तो जेड 26 हुआ है। लेकिन आप लिख लेना, ये 90 होता है, 91 नहीं होता, क्योंकि ये पहला है। नहीं, ये आएगा आपके कईयों में डाउट। ये जेड होता है 26, घटाया तो कितना हुआ? 90 से 65 घटाया कितना आया? 25। बराबर है, इधर उधर नहीं है। और ये 122 आएगा, 122 लिखे हैं। 122, ये कितना हो गया भाई? 64। 64 और 32 96। 96 और 16 हो गया 112। 112 और 8 120। 120 सर 2, जोड़ खोटी आ रही है आपको। इधर उतना ही मामला लटका हुआ रहता है, थोड़ी इधर उधर हो ही गया। ये 10 का मामला है। एक 1 या एक 0 गायब हो गए तो सब डेटा खराब हो गए ना। ये डेटा 10 पे टिके होते हैं सारे, हैं? कंप्यूटर में। हाँ, कुछ और ही है। लिख लिया भाई। अब मैं
एक चीज और आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब पूछे हुए सवाल, बिना पूछे हुए सवाल नहीं है। आपने नहीं नहीं देखे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में थे नहीं, ये तो थे, आप ही नहीं थे। आप ऐसे गौर से देखोगे पता नहीं क्या है, तो ये सब सवाल पूछे हुए, मैंने बता दिया ना कौन से एग्जाम का क्या मामला है। मैं तो कोई भी सवाल पूछोगे तो एग्जाम के समय बता दूंगा। अब देखो लॉजिक गेट सीधा आता नहीं, मेरे लॉजिक गेट से पहले एक आता है बुलन एलजेब्रा, उसके भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। एलजेब्रा मतलब क्या होता है, लेकिन मैं लॉजिक गेट वाली श्रेणी में आ गया हूं, मतलब वो भाग स्टार्ट हो गया है। ये है हमारे पास बूलियन व्यंजक, क्या है, देखो कि चुप हो जाओ, एकदम साइलेंट मोड पे आ जाओ, ध्यान से देख लो। और इस मैं इस भाग को आप ध्यान से समझ लेना, मैंने कहा नहीं डिजिटल में जो समझ में आएगा यही आएगा, घर पे जाके कोई कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जाके यदि यहाँ नहीं समझोगे घर जाके देखना वीडियो मेरा ही है। मैं आपको पहले कह देता हूँ, यदि कोई पहले से कहीं से पढ़ के आया हुआ कहीं से भी, उसको भी ये नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि जहां से पढ़ के आते हैं उन टीचर को ही नहीं मालूम होते हैं। आप कॉलेज गए हो पढ़ने, जिनमें से कुछ तो गए है ना, कुछ कॉलेज गए उनको इलेक्ट्रॉनिक्स उनको भी नहीं पढ़ाई, बाइनरी नहीं, वो केवल टू, केवल क्या बताए टू, ये हेक्सा हेक्सा इतना कन्वर्ट नहीं बताते हैं वो, केवल एक है बाइनरी पे टू आईटी में, और सीधा फिर आएगा लॉजिक गेट, बीच में सब गायब। और लॉजिक गेट में वो गिनती का चीजें होती है, चार चीजें वो बता देते हैं, बात खत्म हो जाती है। उसके अलावा आगे इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम ही नहीं होती कि क्या है इसमें। डिप्लोमा में फिर भी थोड़ा बहुत माथापड़ी करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डिप्लोमा का अलग कहानी है। डिप्लोमा मास्टर तो माथापड़ी करता ही है, क्योंकि सब्जेक्ट आता है ना पूरा। बूलियन व्यंजक ऐसा है कि मैं आपको एक सवाल देता हूं कि ए प्लस ए क्या आएगा, और ऑप्शन आपके पास है 0, 1, ए के ए बार, ठीक है ना। ए बार वाले ठीक है, ए बार किस किस का है, ए का मान यदि 0 होता है तो ए बार का मतलब होता है 1, बार का मतलब हो गया उल्टा होना। और ए का मतलब यदि 1 है तो ए बार का मतलब क्या आएगा 0। और जिसने भी ए बार उत्तर बताया वो धाब के तुक्का लगाया, उसने लगा कि ये ठीक है, बाकी पता नहीं था कि क्या होता है क्या मामला है। ये तो क्या है, वो ले में उत्तर दे देते हैं ना, वो ले में उत्तर दे दिया उन्होंने। ए प्लस ए क्या होता है, तो बताओ ए प्लस ए क्या होगा, 0 आएगा, किसी के ए आएगा, किसी के 1 आएगा, और किसी के ए बार आएगा। इसका उत्तर अभी आप बताना खुद ही। मान लो मैंने ए का मान 0 लिया, तो ए का मान 0 लिया तो ये भी तो 0 ही हुआ, 0 में 0 जोड़ा तो क्या आया भाई 1। कलर चेंज कर दूं भाई, 0 में क्या जोड़ा आपने 0, 0 में 0 जोड़ा तो क्या आएगा 1, किसने बताया आपको, 0 में 0 जोड़ा तो 0 ही होता है, मैंने नहीं बताया ऐसा। कब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0 में 0 क्या होता है कि 1 होता है। 0 में 0 जोड़ा 0 ही हुआ। अब एक बात और इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से, आपको कैलकुलेशन करके, क्योंकि ये 7-8 तरह के होते हैं, हम पहली बार समझ रहे हैं तो ध्यान से समझना। यदि आपको 1
प्लस वन कहते हैं होता कितना है, तो आप ध्यान से सुनो, वन प्लस वन, तो आप कहते हैं जीरो, हाथ से लगी एक, तो इसका उत्तर क्या होगा, वन जीरो। लेकिन जब मुझे इस आंसर को केवल एक ही डिजिट में लिखना होता है, आंसर को क्या लिखना, केवल एक ही डिजिट में, तो वन प्लस वन जीरो नहीं कर सकता, वन प्लस वन क्या करना पड़ेगा, वन ही। दो डिजिट में लिखना है तो वन और वन क्या होता है, जीरो, हाथ से लगी एक, तो आगे आया एक, एक जीरो होता है, हमने यही जोड़ देखी है। लेकिन जब एक सिंगल डिजिट में लिखना होता है हमेशा, तो वन प्लस वन क्या लिखना पड़ता है, वन। जब कब, जब सिंगल डिजिट में लिखना होता है। तो यहां पर जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो, और वन प्लस वन हो गया वन। इसका मतलब है आपने यहां पर जीरो लिया तो जीरो ही आया, और वन लिया तो वन आया, जो लिया वही उत्तर आया। इसका मतलब ए का ए ही रहा, ए का ए ही। जीरो लिया तो जीरो आया, वन लिया तो वन आया, तो ए का ए ही रहा। अभी आपको कौन पूरा समझ नहीं आएगा, अगले में देखो और सवाल। अगला है ए प्लस वन क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, ए की जगह जीरो लिखा, तो जीरो प्लस वन बराबर क्या आया, वन, और वन प्लस वन क्या आया, वन। अब देखो चाहे जीरो लिया तो भी एक है यार, एक लिया तो भी एक है, कुछ भी लो उत्तर तो में से क्या आया, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एक। बूलन एल्जेब्रा ऐसे सोल्व होता है। तीसरा, ए प्लस जीरो क्या होगा, अरे हवा में मत रहो, लिख के चेक कर लो। जीरो और वन इतना जल्दी उत्तर बताने वालों में 97% मूर्ख हैं। मैं खुद कह रहा हूं लिख के चेक कर लो, तो मतलब मैं तो अनुभव से बता रहा हूं, और मूर्ख भी तो अनुभव से ही बताए हैं। आप चेक कर लो, आपका उत्तर सही आएगा, गलत आएगा नहीं। आप हवा में रहेंगे तो आपका उत्तर हमेशा गलत आएगा, आप लिखोगे तो आपका उत्तर हमेशा सही आएगा। लिखो और चेक करो, ये रटा कभी नहीं जाएंगे आपसे, क्योंकि दो ही तो संख्या घूम रही, क्या ही रट लोगे इसको। तो जो हाथ बांध के बैठे हैं वो लिख के चेक करो, फटाफट लिख के चेक करो, अपना आप उत्तर आपका सही आएगा, गलत आएगा ही नहीं। टेबल भाई साहब मेरी है, कॉपी कर, हाँ टेबल पे लिखना लगा, ये रब दिखा तुझे, जोड़ने का मैंने कहा तो टेबल पे जोड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। क्या आया, अब ज्यादातर का उत्तर एक ही बना ना, ए, नहीं तो अलग लगा रहा था, किसी का जीरो आ रहा था, किसी का वन आ रहा था, किसी का ए आ रहा था। अब ए क्यों आया, देखो ए की जगह जीरो लिया, और ये जीरो, जीरो में जीरो जोड़ा जीरो, ए की जगह वन लिया, जीरो तो क्या आया, वन। तो आपने जीरो लिया तो जीरो आया, वन लिया तो वन आया, जो लिया वही आया, तो ए का ए ही रहा ना। चौथा सवाल, अरे आवाज मत करो भाई। ए प्लस ए बार बराबर क्या होगा, ए ऊ एल तो हाथ मत किया करो, तुम आराम से कैलकुलेट करो। हाँ कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो गड़बड़ नहीं आएगा। हाँ, आप तुरंत ऐसे हवा मुंह चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बुलेट एलजेब्रा आए हुआ परीक्षा में सवाल है, आप किताब खोल के चेक करो, नहीं आज मेरे से पूछ लो, आपके रामायण बुक में सवाल पढ़े हैं, और आपने कभी नहीं ऐसे पढ़े हैं, जबकि ये तो हो गए थे ऐसे ही।
एक आएगा या ए आएगा? ए करो तुम, वन आएगा वन। तू तो रहने दे, दाब के तुका ही लगाए तुम। ए की जगह आपने जीरो लिया तो ए बार क्या बन गया? वन। जीरो में वन जोड़ा तो वन। ए को आपने वन लिया तो ए बार क्या बन गया? जीरो। जोड़ा तो क्या आया? वन। आप चाहे जीरो लो तो भी वन आया, वन लिया तो भी वन आया, तो उत्तर तो सदैव ही क्या आया? वन ही आया। अगला है पांचवा, ए गुणा ए बार, बताओ क्या आएगा? डॉट का मतलब गुणा ही होता है, डॉट का मतलब गुणा होता है। ये कब पता चला? जब आपने कॉपी में सोल्व करने लगा तो उत्तर आने लगे। अब आपको ये कभी रटके नहीं रखने पड़ेंगे क्या होते हैं, आपको लॉजिक पता चल गया, हमेशा याद ही रहेंगे। और नहीं तो आपको रटना पड़ता है, ए प्लस ए प्लस वन वन, ऐसे रटा थोड़ी जाएगा। देखो कि ये है जीरो गुणा क्या हो गया? वन बराबर जीरो। वन गुणा जीरो बराबर क्या है? जीरो। तो बराबर क्या है? ए गुणा ए बार क्या आएगा? जीरो। ए गुणा वन क्या आएगा? ए आएगा। छठा है। और सातवां है ए गुणा जीरो बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। और एक आठवां है ए गुणा ए ही आएगा। चेक कर लो, ये चेक कर लो, लिख लो, कर लो इनको। हो गया? क्या नहीं हुआ? ओके जी। अगला एक हमारे पास छोटा सा मामला एक और है, आपने किसी ने नाम सुना होगा तो डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम है, नाम कहाँ सुना? किधर सुना? किधर? तो पता नहीं क्या होता, तो नाम ही किधर सुना? ये नाम आता ही नहीं बीच में, कोई रास्ते में तो आता है नहीं। यूट्यूब पे कहाँ सुना है? हाँ भाई,
अब लिख लिया। डी मॉर्गन थ्योरम। बैठ जा बैठ जा, पेन उठाने जाएगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि ए प्लस बी का बार लगा हुआ है पूरे पर, तो इस बार को तोड़ना है तो ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार हो जाएगा, और प्लस के ऊपर बार है वो तो क्या बन जाएगा, गुणा, और बार टूट गया। प्लस के ऊपर बार क्या बन गया, गुणा। ठीक है। और यदि ये कहता है ए गुणा बी के ऊपर बार है, तो ये कहता है कि बार को तोड़ना, तो यहां से तोड़ोगे तो गुणा के ऊपर बार क्या बन जाएगा, प्लस, तो ए बार प्लस का बी बार। सिंपल ही है। और एक ये कहता है कि ए का मान यदि 0 है तो बताइए ए बार का मान कितना आएगा, 1, और एक और बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वापस 0। इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर ए डबल बार, यानी बार से बार क्या हो जाएगा, कैंसल। यही कह रहा ना भाई, ए का मान 0 है तो ए बार का मान 1 है, इसके ऊपर एक और बार लगाए क्या आ गया, 0, तो बार से बार क्या हो गया, कैंसल। ए और ए डबल बार का मतलब तो सेम ही आया, तो बार से बार क्या हो गया, कैंसल। अब एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि ए बार प्लस बी के ऊपर लगाया बार, अब बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा। देख, अब इसका उत्तर ढूंढना है तो सिंपल लॉजिक यही कहता है कि आपके पास ये भाग है जो है, इसको आप करो कॉपी। सर किधर गया अभी, अब ये देखो, ये हमारे पास जब हमें प्लस के ऊपर से बाहर हटाना ना, प्लस के ऊपर बाहर हटाना तो बाहर ऐसे हटेगा, हट गया, और जब ऐसे हटेगा दिया बनेगा गुणा। लॉजिक यही रखना, नहीं तो आगे जाके फंस जाओगे। पहले बाहर से बाहर नहीं हटाना है, हमेशा बाहर ऐसे ही हटा। अब देखो बाहर का बाहर क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बना, ए गुणा बी का बार, ए गुणा बी का बार, ये आया उत्तर। ठीक है। अब देखो ए बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार, ये है। अब आप जब इस सवाल को करें तो सबसे पहले ऊपर वाला बार हटना शुरू होगा। तो देखो कि सबसे पहले तो मामला यह है कि ये हमारे पास भाग है, तो इसमें से बार हटेगा तो ये यहां से ऐसे जाएगा, और यहां क्या बन गया, निशान किसका आ गया, गुणा का, हो गया। अब देखो बार से बार कैंसिल, पूरे पर बार एक नहीं है, तो क्या बचा है, ए बार प्लस बी, और ये हो गया गुणा क्या हुआ, सी बार, ये हुआ। ये डी मॉर्गन साहब बता के चले गए। ये काम आते हैं, नैंड गेट नोर गेट होते ना, वो बार यही है। नैंड गेट नोर गेट में लगता है ना, इनवर्ट गेट, नोट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्स नोर गेट। तो ये आप ध्यान से देख लेना। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में, और कल हम डिजिटल को पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। डिजिटल है ना पहला टॉपिक, तो कल हम डिजिटल वाला टॉपिक है जो पूरा हो जाएगा। साथ के साथ पढ़ लेना, रामबाण से सवाल ही कर लेना। और एक बात मैं आपको कंफर्म बता दूं, किसी के पास रामबाण है और किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उनको मैं कंफर्म बता दूं पक्का पक्का
कि तुम्हें एक ना एक दिन तो खरीदनी है, ये मेरे से लिख के ले लो आप, ठीक है ना। तुम्हें एक ना एक दिन तो खरीदनी है, तो टाइम पे ही खरीद के पढ़ लेना। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन के लिए आप चाहे कोई भी बच्चा जो पास हो रखा, चाहे किसी भी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन में, उसके पास रामबाण कंफर्म है और वो पूरी लगभग पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको जब भी पास होना तो एक ना एक दिन उसको खरीदना तो है ही, तो खरीद के पढ़ लेना। बैठे बैठे करोगे, अभी तो मेरे पास रामबाण है नहीं, सवाल कहां से करूंगा। जिस दिन भी करना पड़ेगा सवाल करना, तो उसी से पड़ेगा है। अच्छा, रामबाण जो बुक है इतने सालों से लगातार, अभी भी आप अमेजन पर ढूंढोगे ना, वो सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली पुस्तक में ऊपर आएगा, 1 नंबर पर है। बेस्ट सेलर रहती है अपनी कैटेगरी की, हमेशा से बेस्ट सेलर रही है शुरू से ही। हाँ, बाकी सब अपनी कैटेगरी में सब नीचे रहते हैं। तो वो हमेशा से ऐसा है। आप देख, अभी भी देख लो, अमेजन पे सर्च करोगे तो बेस्ट सेलर मिलेगी आपको। ठीक है भाई।